चलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट टू द रिवीजन सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। अभी तक हमने 2 चैप्टर पूरी तरीके से कर लिए हैं। पूरा 100% कंटेंट हमने किया है, सिर्फ एमसीक्यूज और केस स्टडीज करना बाकी है। आज हमारे पास जो सेशन है वो है चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का जो कंटेंट है, इस चैप्टर की जो लिंकेज है वो हर चैप्टर में। नॉर्मली जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तो चैप्टर नंबर 3 को ही पहले लेता हूं, लेकिन वीडियो सीरीज में मैंने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। विदाउट एनी डिले ओपन योर बुक। जैसे कि आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, जो भी बुक आपके पास जिस राइटर की है वो बुक आप ओपन कीजिए। मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आपको वीडियो पॉज करना है और उसको पूरा पढ़ना है। पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम लोग कोरिलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसकी वेटेज जो है 3 to 5 मार्क्स की है, यानी मैक्सिमम ये 5 मार्क्स का ही आएगा। और जहां जहां पे इसकी पॉसिबल केस स्टडीज है वो मैं आपको तुरंत बताता जाऊंगा, तो आप वहीं पे बुक में नोट कर लेना, सीएस लिख देना है, केस स्टडी पूरा लिख देना है, ठीक है दोस्तों? चलिए फटाफट आइए बुक में अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग। अगर आपके पास बुक अभी राइट नाउ नहीं है तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे डिस्प्ले पूरी मीनिंग करूंगा अपने नोट्स की, वहां से आप पढ़ सकते हैं, राइट? चलिए आइए दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। मीनिंग लिखा हुआ देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड, अंडरलाइन करेंगे, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। एनवायरनमेंट क्या है? मुझे अगर मान लीजिए कोचिंग सेंटर खोलना है नया, तो मैं ऐसे रैंडम कहीं भी इंस्टीट्यूट नहीं खोल लूंगा। कोचिंग खोलने के लिए हमें एक तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? कहाँ पे स्टूडेंट कॉमर्स के ज्यादा हैं, कहाँ पे पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, कहाँ पे बच्चों का जो है मेंटल स्टेटस, मतलब मेरे पास मतलब किस तरीके से बच्चे आएंगे, वीक आएंगे, या वहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके के लोग हैं। इस तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, तभी हम अपना कोई आउटलेट, अपना कोई इंस्टीट्यूट, अपना कोई ब्रांच ओपन करते हैं, ठीक है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस को ही बोला जाता है। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जैसे आप कल के दिन कोई कंपनी चलाएंगे, किसी कंपनी में बिजनेस करेंगे, मैनेजर बन जाएंगे, तो आपको ऐसे नहीं कोई भी डिसीजन खुद ले लेना है, आपको एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। आजकल का कस्टम क्या है, रिलीजन क्या है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस क्या है, आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, तभी तो आप स्टार्ट कर पाओ कोई चीज। तो यही बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, उसे बोलते हैं बिजनेस स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग। आई मैंने जो मीनिंग पढ़ाई वो क्या थी? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए मेरे नोट्स में, एनवायरनमेंट की स्क्रीन डायग्राम के नीचे मैंने लिखा हुआ है, कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से समझना और समझ के उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे बॉडी का स्कैन होता है, सिटी स्कैन सुना है हमने, एमआरआई सुना है, अल्ट्रासाउंड सुना है, तो बॉडी क्या की जा रही है? स्कैनिंग की जा रही है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लेवल का है। ऐसे हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं। बिना एनवायरनमेंट को एनालिसिस किए हुए आप कोई भी ब्रांच ओपन करोगे तो उसमें लॉस के चांसेस हैं। ये हो गया हमारे पास एनवायरनमेंट का मीनिंग और एनवायरनमेंट की स्कैनिंग। नेक्स्ट दोस्तों, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक पे आइए। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है? तो देखिए, इसका मैंने एक कोड बनाया, अपनी बुक में लिख लो आप। 5 वर्ड हमें याद करने हैं, 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट का मैंने कोड बना रखा है, और उसका कोड है CDK सुर। CD हम लगाते हैं, गाना चलाए तो सुर निकलते हैं, तो कैसे याद रहेगा? CD के सुर सर ने बताया था। C फॉर, देखो बुक में होगा कॉम्प्लेक्स, D फॉर देखो बुक में डायनामिक, S फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, U फॉर अनसर्टेनिटी एंड R फॉर रिलेटिविटी। हो सकता है आपकी बुक में इसके अलावा भी पॉइंट हो या इसके सिमिलर पॉइंट हो, तो आप उसका कोड अपने आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप इस पॉइंट को लिखिए CDK सुर। अब 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल होता है, मुश्किल होता है, समझना आसान नहीं होता। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आप कोई नए डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करा सकते, आप उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसने ज्यादा एनवायरनमेंट की स्क्रीन नहीं की है। इस तरीके से आप ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होती है, फ्रेशर टीचर की क्वालिटी अलग होती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। एक ऑपरेशन में 1 घंटे लगते हैं, किसी किसी ऑपरेशन 20 घंटे लगते हैं, 24 घंटे के ऑपरेशन भी होते हैं। यानी जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी, कॉम्प्लेक्स मरीज होगा, कॉम्प्लेक्स बीमारी होगी, उतना ज्यादा हमें समझने की जरूरत है। तो एनवायरनमेंट कैसा होता है बताओ? कॉम्प्लेक्स होता है। डी से देखो डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है बच्चों
कीप ऑन चेंजिंग। देखो बुक में लिखा भी होगा, जहाँ पे मैटर लिखा होगा ना अंदर, वहां पे लिखा होगा डायनामिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग। मतलब एनवायरनमेंट ना कभी भी स्टैटिक नहीं होता, चेंज होता रहता है। जैसे वेदर की बात करते हैं, आज हमारे पास इतनी गर्मी है, टेम्परेचर 35 डिग्री है, हो सकता है रात में बारिश हो जाए। आज रात में बारिश हुई, कल सोच रहा धूप निकल जाए। तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो वेदर का एग्जांपल मैंने दिया। अच्छा खासा मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा था कोविड से पहले, हमारी इतनी सारी ब्रांचेस थी, अचानक कोविड आया और हमारे सारे सेंटर शट डाउन हो गए। ये क्या था, हमें नहीं पता था ऐसा हो जाए। कीप ऑन चेंजिंग एनवायरनमेंट की। आज हमने स्कैनिंग करी, फिर से हमने पंप अप किया, हमने एनवायरनमेंट को फिर से समझा और हमने अपने इंस्टीट्यूट को फिर से ग्रो किया। आज हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये क्या है, डायनामिक नेचर के एनवायरनमेंट बदलता रहता है, आपको उसके हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ध्यान समझना इस पॉइंट को। एनवायरनमेंट के अंदर दो फैक्टर होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फर्क करते हैं, किसी एक कंपनी को फर्क पड़ता है, और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सबको फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो बताओ सिर्फ मुझे फायदा है, आपको है कि सबको है? सबको फायदा है। ये क्या ऐसा फैक्टर है, सबके लिए बेनिफिट है ना। दिल्ली में कोई एक कॉलोनी है, बहुत गंदी है, जैसे मान लीजिए मतलब अच्छी नहीं, तो मेरा फायदा, आपका फायदा, सबका नुकसान। किसका नुकसान? जो वहां रहता है उसके लिए प्रॉब्लम। जो पॉश एरिया में रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कैसा होता है, किसी के लिए प्रॉब्लम या सबके लिए प्रॉब्लम, किसी के लिए अच्छा या सबके लिए अच्छा। चंद्रयान 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अचीवमेंट है, हम सबकी अचीवमेंट है, ठीक है ना। चलो, अनसर्टेनिटी नेक्स्ट पॉइंट है। अनसर्टेन मतलब होता है जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अनसर्टेन जो सर्टेन नहीं है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड आया, किसी को पता नहीं था, कोविड में डेथ हो जाएगी पता नहीं था, दवाई हमारे पास नहीं होगी पता नहीं था, आईसीयू बेड हमारे पास नहीं होगी पता नहीं था, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो जाएगी हमें पता नहीं था। अनसर्टेन जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट हर जगह अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए केरला की जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, जम्मू कश्मीर का एनवायरनमेंट अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग है ना। जहां आप जाते हो, पंजाब का कल्चर अलग है, पंजाब के लोग, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की इंडस्ट्रीज, वहाँ के रहना खाना, सड़कें, तो हर जगह अलग अलग होता है। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकली एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जहां भी इंस्टीट्यूट खोलोगे आपका इंस्टीट्यूट चलेगा, वहां ही बच्चे आ जाएंगे, नहीं भाई। रिलेटिविटी होती है, रिलेटिविटी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग और फीचर्स। अब आप अपनी बुक में फीचर्स के सारे पॉइंट पढ़ लो जो मैंने आपको बताया, फिर हम आगे चलेंगे इंपॉर्टेंस पे, राइट। चलिए दोस्तों, अब इसमें जो है मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, हो सकता है आपकी बुक में 6.2 7.2। एक पॉइंट और होता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो होता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जो इस कोड में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूं। बट आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन करते हो आप तो उसकी वेटेज देखा करो। 3 नंबर का है तो 3 ही पॉइंट लिख के आने, 5 नंबर का है 5 पॉइंट लिख के आने, 6 मार्क का तो 6 पॉइंट लिख के आने। इसलिए बुक में आपको 7 to 8 पॉइंट दिए होते ताकि आप मिनिमम 6 पॉइंट याद कर पाओ, राइट। तो एक पॉइंट है ऑल एक्सटर्नल फोर्स, मीनिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब एक्सटर्नल है। जो हमारे कंट्रोल में हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां से घर जा रहा हूं, तो मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है भाई, बारिश हो सकती है, रास्ता खराब हो सकता है, ठीक है ना, गुंडे लफंगे हो सकते हैं, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल, ठीक है ना। मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं कितने बजे निकलूं, मैं क्या पहन के निकलूं, मैं क्या लेके जाऊं क्या ना लेके जाऊं, दैट इज माय पर्सनल डिसीजन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारा एनवायरनमेंट ढका हुआ है, इसलिए समझना जरूरी है। जो हमारे इंटरनल सोर्सेज को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, इसलिए जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्स को समझना, ठीक है। तो ये पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट समझना क्यों जरूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे बिना क्या हो जाएगा, इसको समझे बिना हम क्या गलती कर सकते हैं। तो बहुत मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया, मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है, नई जगह पे खोलना है, तो एनवायरनमेंट समझना पहले जरूरी है ना भाई। वहाँ कैसे लोग होंगे, कितने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट वहाँ हैं, मेरा चलेगा नहीं चलेगा, मैं वहाँ कितनी फीस चार्ज कर पाऊंगा, वहाँ रेंट पे लेना है, परचेज करना है, देयर आर सो मेनी डिसीजन, सो मेनी क्वेश्चन बिफोर टेकिंग द डिसीजन। इसीलिए इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर इसका भी छोटा सा कोड बता दूंगा आपको। देखो सबसे पहले ऐसे पढ़ेंगे, 2-2 पॉइंट पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। पहले 2 पॉइंट है अपॉर्चुनिटी,
थ्रेट। देखो बुक में 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट देखो, हेल्प टू फाइंड अपॉर्चुनिटी, हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। 2 पॉइंट समझ आ गए, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब इसको समझते हैं। देखो सामने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। जैसे मान लीजिए कोविड आ गया। कोविड के आने से हर ट्यूटर को या टीचर को प्रॉब्लम हुई कि अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन मान लीजिए आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप पहले से भी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो कोविड के आने से बताओ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हुई कि थ्रेट हुआ? अपॉर्चुनिटी हो गई। क्यों? अब मैं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। अब मुझे इंस्टीट्यूट का रेंट भी बच जाएगा, मैं घर से पढ़ा सकता हूँ, क्लास फ्रॉम होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो इंस्टीट्यूट के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना आता है, अगर आपके नोट्स तैयार हैं, अगर आप नोट्स शेयर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन तैयार हैं। लेकिन आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, आप गूगल मीट, जूम नहीं चला पाते, आप कंप्यूटर ज्यादा सेवी नहीं है, इट इज योर थ्रेट। ये आपके लिए खतरा है। तो अगर खतरा है तो हम उसके लिए मजबूत बनेंगे, अपॉर्चुनिटी है तो हम जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करेंगे। दोनों हमें समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट समझ आ गए, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, ये पता लगाने के लिए एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब देखो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, दोनों में से एक होगी तो, लेकिन प्लानिंग तो दोनों में करूंगा मैं। अपॉर्चुनिटी है तो भी प्लानिंग करूंगा। अब कैसे मैं बच्चों को बनाऊंगा, कैसे नोट शेयर करूंगा, गूगल मीट पे लूंगा, जूम पे लूंगा, 1 घंटे क्लास लूंगा, 45 मिनट्स की लूंगा, तो ये क्या है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से क्या बनाऊंगा, पॉलिसी बनाऊंगा। भाई ऑनलाइन ऐसे देना है, भाई इतने दिनों में देना है, भाई लमसम देना है, भाई मंथली देना है, ठीक है ना। और भाई आपका एग्जाम में ऑनलाइन लूंगा, गूगल डॉक्स पे लूंगा। तो दीज आर ऑल पॉलिसी फॉर्मेशन। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपॉर्चुनिटी थ्रेट का पता लगा लेंगे। 3 पॉइंट क्या होगा बताओ, अपॉर्चुनिटी थ्रेट और पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब जो मेरे जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखो 3M लिखो फटाफट। जहां पे रिसोर्स नजर आए बुक में 3M क्या होता है, मैन, मनी, मशीन। इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। मैन मतलब लेबर, मनी पैसा, मशीन मतलब आपके एसेट्स, इनके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। इन रिसोर्स को मैं तुरंत लगा पाऊंगा जब मैं क्या करूंगा, एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी थ्रेट का पता लगा लूंगा। तो रिसोर्स, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं, हाउ कैन आई टीच। मोबाइल है बट लैपटॉप इज अ बेटर इक्विपमेंट फॉर द बेटर टीचिंग, राइट। मेरे पास व्हाइट बोर्ड तो है बट मेरे पास टैबलेट नहीं है, मेरे पास टैब नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग के इक्विपमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिसोर्स का अरेंजमेंट करूंगा। ये रिसोर्स है तो उसको लगाऊंगा, ठीक है ना। हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होगा, बार बार चेंज होगा, बार बार नई चीजें आएंगी, आपको फाइट करनी है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। आज कभी डिप्रेशन है, कभी किस तरीके से हमारे पास सीजन देखने को मिलते हैं, कभी अच्छी सेल होती, कभी नहीं होती, कभी कस्टमर पैसे नहीं देता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें क्या करना है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, बदलाव से लड़ते रहना है। आईटी का भी जमाना है, कभी एक दिन ऐसा आईटी कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है ना। हमें गूगल चलाना, आज चैट जीपीटी आ गया। हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आप एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई ऐसे टीचर थे, कोविड से पहले कोई उनको नहीं जानता था, लेकिन कोविड के आने से उन लोगों ने अपने आप को क्या किया, वो इंटरनेशनल कर दिया, पूरा ग्लोबल कर लिया। उन्होंने इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट कर दिया, पूरे वो ग्लोबल हो गए, हाईली ग्लोबल हो गए। तो ये क्या था, उन्होंने क्या किया, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे किया, जब उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है, उस हिसाब से प्लानिंग किया, रिसोर्स लगाए, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो मैं कैसे याद कराता हूँ इसको, जल्दी देखो मेरे स्टाइल को, देखो कैसे याद होगा। शॉर्ट एनालिसिस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका कोड क्या है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट क्या होता है, SOWT, शॉर्ट एनालिसिस। तो कैसे करें, देखो ऐसे आपको याद करना है। पता लगाएंगे अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है, 2 पॉइंट हो गए। अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है थ्रेट है, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जब प्लानिंग करेंगे अपने रिसोर्सेज को लगा देंगे, अपने रिसोर्सेज को लगा देंगे। जब रिसोर्स लगाएंगे तो चेंजेस आएंगे, तो क्या करेंगे, चेंजेस से फाइट करेंगे, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। और जब सबसे हम लड़ाई करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। ऐसे आपको स्टाइल से ये वाला पॉइंट याद हो जाएगा। अब आप इसके पॉइंट पढ़िए, देन विल कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, डायमेंशंस, कंपोनेंट
एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तीनों किसी नाम से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, या फिर पूछा जाएगा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, या एलिमेंट क्या है। आपको इन तीनों का आंसर एक ही देना है। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, पेस्टल, कितने कंपोनेंट है, पेस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, पेस्टल। तो कितने कंपोनेंट है हमारे पास, 5 कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देखिए केस स्टडी, 100% केस स्टडी अगर इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है तो ये है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे है, कौन सा एलिमेंट लगा है, और उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट मैं समझाऊंगा आपको, कोड के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एलिमेंट कौन कौन से। तो इकोनॉमिक्स में जो जो पढ़ते हो वो सारे एलिमेंट हैं। एक देश में क्या क्या पढ़ते हैं हम, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायमेंशन है। क्या इनको बिना एनालिसिस किए आप एग्जिस्ट करोगे, क्या इनका एनालिसिस जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इनका एनालिसिस जरूरी है। तो इन सबको चीज पढ़े के बिना हम क्या कर सकते हैं, इसके बिना पढ़े हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इकोनॉमिक के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो कैसे याद करोगे, जो भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, 12th वाले बच्चों आप जो पढ़ते हो मैक्रो में, सारे चैप्टर यहाँ लिख दो, जीडीपी, जीएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, है ना, और एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा, इंटरेस्ट रेट है तो कौन सा फैक्टर है, कौन सा है, इकोनॉमिक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट है तो कौन सा फैक्टर है, इकोनॉमिक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। स्टॉक मार्केट में कौन सी बातें होती हैं, ये इकोनॉमिकल ही है ना। वैल्यू ऑफ रुपीज का बढ़ना घटना, डॉलर का बढ़ना घटना, ये सब क्या है, इकोनॉमिकल। पहचान। अगला फैक्टर क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब समाज में क्या क्या होता है, उनका पहनने का ढंग, है ना, उनका खाने पीने का ढंग, उनका खर्चा करने का ढंग, ये सब सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। इसके पॉइंट क्या है, देखो, कस्टम क्या है वहाँ का जहाँ बिजनेस करना चाहते हो, ट्रेडिशन क्या है, वहाँ की एक्सपेक्टेशन क्या है, वहाँ की सोसाइटी की वैल्यूज क्या है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स बहुत होता है ना, तो वहाँ पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स के अलावा कोई प्रोडक्ट बेचोगे या खरीदने की बात करो तो वहाँ कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रीज है, यहाँ पे उद्योग है, यहाँ पे कंपनीज है बड़ी बड़ी। तो आपको समझना पड़ेगा सोशल कल्चर क्या है, वहाँ पे लोगों का रहना सहना क्या है ना, ये होगा दूसरा फैक्टर। अब जो नेक्स्ट 2 फैक्टर दोस्तों, उसको हम ध्यान समझेंगे, उसमें ना कंफ्यूजन होती है केस स्टडी में, कौन कौन से में, पॉलिटिकल और लीगल, इनमें क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान समझना, पहले मैं पॉलिटिकल बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे 2014 में, तो उससे पहले जो है ना कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो 10 साल रह चुकी थी। यानी 10 साल के बाद या तो गवर्नमेंट दोबारा आ सकती थी कांग्रेस की, या फिर बीजेपी इतना अच्छा कैंपेन कर रही थी उस टाइम कि उनको, बीजेपी को लगता था हम आ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारा खर्चा किया, किस पे, एडवर्टीजमेंट पे, मोदी जी की पॉलिसी पे, उनके रहन सहन के तरीके पे, उनके पॉलिसीज पे, मेंटालिटी पे। यानी गवर्नमेंट का नया बनना, गवर्नमेंट का हटना, गवर्नमेंट का मेंटालिटी, गवर्नमेंट की सोच, इन सबसे बिजनेस में फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ जब से आ गए तो उन्होंने क्या किया, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दिया, कोई वहां पे कोई क्रिमिनल जिंदा नहीं रहेगा, कोई गलत नहीं किसी के साथ। उनका मेन एजेंडा क्या था, क्रिमिनल्स, उनका मेन एजेंडा क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो हर गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है काम करने का। ये हमारा इसके अंदर पॉइंट है, कौन सा है ये, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी, कौन गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है ना। जैसे मान लीजिए कई गवर्नमेंट ऐसी हैं, कई स्टेट में, जैसे गुजरात में 20-25 साल से बीजेपी, मतलब वहां बीजेपी गवर्नमेंट हार ही नहीं रही, मतलब लोग वहां बीजेपी काम से खुश है, स्टेबल है वहां की गवर्नमेंट। पीस, कहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ज्यादा पीस है, मतलब जहाँ लड़ाई दंगे नहीं होते, है ना, लोग खुशी से रहते हैं, खुश चैन शांति से रहते हैं, है ना। एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, सरकार कितनी सख्त है, ये नहीं होगा, ये होगा, नए रूल, नए नियम, नए बिल। तो ये तरीके से गवर्नमेंट क्या होता है, हमें फर्क पड़ता है, हम कौन है, बिजनेस। तो ये पॉलिटिकल के अंदर आता है। अब सर लीगल के अंदर क्या आता है, लीगल के अंदर होता है जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन देश में कैसे हैं, वहाँ की जुडिशरी कैसी है, वहाँ का संविधान कैसा है, वहाँ पे नियम कानून कितने लोग फॉलो करते हैं, है ना, वहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट कानून है, ये आता है किसके अंदर, लीगल के अंदर। जैसे मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ की पॉलिसी पता होनी चाहिए। यहाँ की पॉलिसी क्या है कि आपको हर प्रोडक्ट पे वार्निंग लिखनी होती है, मतलब सिगरेट है ना, शराब है,
उसको आप बेचो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या को वार्निंग लिख ली है, इससे कैंसर होता है, ये हानिकारक है, ये इतनी क्वांटिटी ज्यादा नहीं बेचोगे। तो ये क्या है, हमारे यहाँ का क्या है, रूल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या आता है, जैसे लॉज मेड बाय गवर्नमेंट, कोर्ट की जजमेंट, है ना, ये सारे इसके अंदर आते हैं लीगल के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लास्ट ऑफ एलिमेंट इज टेक्नोलॉजिकल, बहुत आसान है और सबसे ज्यादा यही आता है। क्या टेक्नोलॉजी बताओ, आज हर दिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। देख रहे हो आप, गूगल के बाद आ गया ये चैट जीपीटी, लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसको चला रहे हैं, है ना। पहले फेसबुक बहुत चलाते हैं, व्हाट्सएप ज्यादा चला रहे हैं। पहले लोग क्या चलाते थे, इंस्टाग्राम, अभी भी चला रहे हैं, उसके पहले और कुछ चलाते थे, बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स थी, है ना। आजकल लोग एंड्रॉइड फोन हर घर में आ गया, हर हाथ में एंड्रॉइड। पहले कौन थे, कीपैड फोन थे, क्वालिटी कीपैड फोन थे। पहले लोग गाना सुनने के लिए रेडियो खरीदते थे, एफएम खरीदते थे, सीडी ड्राइव खरीदते थे। अब पेन ड्राइव आ गई, अब मोबाइल पे गाना चला लेते हैं, है ना। अब मूवी देखने के लिए लोग क्या करते हैं, एलईडी वगैरह ले लेते हैं, पहले टेलीविजन हुआ करता था। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बार बार अपग्रेड हो रही है ना। नया एंड्रॉइड वर्जन आ रहा है, नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नए सीपीयूज आ रहे हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, वरना आपका बिजनेस और आप आउटडेटेड हो जाओगे। इस पूरे पॉइंट को दोस्तों प्यार से समझना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां तक हमने कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट, कंपोनेंट, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, एक और पॉइंट क्या था, डायमेंशंस। ठीक है, यहां तक आराम से बुक से पढ़िए केस स्टडी के अकॉर्डिंग, और फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक टॉपिक हुआ करता था गवर्नमेंट पॉलिसी 1991, जिसमें हम तीन चीजें पढ़ते थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो ये तीन टॉपिक इस चैप्टर में होते थे और ये तीन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इन्हीं तीन टॉपिक को जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी, वहां पे आप देखेंगे चैप्टर हमारे पास है थर्ड चैप्टर, वहां ये पढ़ लेंगे। इसलिए डुप्लीकेशन था, इसलिए डिलीट हो गया, अच्छा किया गया। तो एलपीजी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो आता है डीमोनेटाइजेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और लेट मी टेल यू, ये टॉपिक भी कोविड के टाइम में हटा दिया गया था, लेकिन वापस रखा गया है, अच्छी बात है। ये टॉपिक सबको पता होना चाहिए कि नोटबंदी क्या होती है, क्यों की जाती है, क्यों की गई थी और उसके क्या बेनिफिट्स हुए। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसमें से एमसीक्यूज आप लिख सकते हैं, नोटबंदी से एमसीक्यू आ सकता है, तो वहां पे लिख लीजिए एमसीक्यू। और क्या एमसीक्यू आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों 8 नवंबर 2016, एक डेट याद आपको रखनी है कि हमारे पास, वैसे देश में हमारे कई बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी कई बार हुई है, लेकिन ये नोटबंदी ज्यादा फेमस इसलिए हुई क्योंकि सडनली की गई, प्री प्लान नहीं किया गया, ऐसा लगा, गवर्नमेंट को भी नहीं बताया गया, गवर्नमेंट ने तुरंत क्या किया, इसको अनाउंस कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट के इंटरनल सोर्स होते हैं जिनके थ्रू डिस्कशन होता है और फिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो नोटबंदी कब हुई, पहला एमसीक्यू बताइए, 8 नवंबर 2016 को की गई। दूसरा एमसीक्यू क्या आएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से नोट बैन किए गए, 5000 और 1000 की जो डिनोमिनेशन थी उसको बैन किया गया। अब समझ पाएंगे आप नोटबंदी क्या होती है। तो नोटबंदी क्या होती है, किसी भी चालू करेंसी को, किसी भी रनिंग करेंसी को डीबार्ड कर देना, उसे इलीगल कर देना, इसे हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो जब नोटबंदी की गई तो कुछ टाइम दिया गया कि इस टाइम तक आप इन नोट्स को बैंक से एक्सचेंज कर लो, वरना उसके बाद इन नोट को आप रखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं दोस्तों, देखो, Government of India announced demonetization to the two largest denomination currency notes 500 and 1000. As a result, the existing 500 1000 currency notes ceased to be legal tender. मैंने बताया आपको, पहले लीगल करेंसी हुआ करती थी, उसके बाद एक क्या हो गई, ceased to be legal tender, मतलब अब ये लीगल नहीं रहा। अगर आप इसको रखते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट, ओके। अच्छा, ओके, उसके बाद एक डेटा आया दोस्तों, दिस लेड टू 86%, अंडरलाइन करेंगे, 86% ऑफ मनी सर्कुलेटेड इज इनवैलिड। मतलब आरबीआई ने एक डेटा निकाला कि हमारे पास पुराने नोट जो हमने बैन किए, कितने हमारे पास वापस आ गए। वापस मतलब आरबीआई के पास, यानी बैंकों के थ्रू कितने आ गए, लोगों ने जमा कराए, लोगों ने एक्सचेंज करा लिए, लेकिन 14% स्टिल वो नोट्स लोगों ने नहीं दिए, जैसा भी उसको डिस्ट्रॉय किया, बर्न किया, जैसा भी गवर्नमेंट को नहीं दिया। ओके, तो अब ये क्यों आया गया, तो एम हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। लेकिन यहां पे देखा जाए, अगर
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, उसी टाइम डिमोनेटाइजेशन के बाद 2000 का नया करेंसी नोट निकाला गया, और आपको पता है आने वाले समय में 2000 का करेंसी नोट भी क्या होने वाला है, डीबार्ड होने वाला है। तो यानी 2016 को नोट 2000 का न्यू करेंसी आया, लेकिन लोगों ने गवर्नमेंट को ये मैसेज किया है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि ये तो आपने गलत किया, 1000 सबसे बड़ा डिनोमिनेशन था, आपने उसको बैन किया और क्या ला दिया उसकी जगह 2000, तो इससे तो और करप्शन बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमने उसको क्यों लाया डिमोनेटाइजेशन, करप्शन को रोकने के लिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो इंडियन पैसा बाहर है, इलीगल तरीके से कैश चला गया, जिसका मिसयूज होता है, वो इंडिया के बाहर ही क्या हो जाए, उसको हम इलीगल कर दे, इसके लिए भी यूज हुआ। ठीक है, इसलिए हम नोटबंदी लाए। ओके, अब आइए दोस्तों, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। फीचर्स, पहला फीचर देखिए, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अब देखिए 2016 के बाद सरकार ने बोला कि कैश ट्रांजैक्शन को कम करना है, डिजिटल ट्रांजेक्शन को ज्यादा इंप्रूव करना है। तो अपने अगर आप घरों में पूछोगे, आप लोग तो आज पेटीएम गूगल पे खूब चलाते हो, लेकिन अपनी फैमिली में पूछोगे तो फोन पे, गूगल पे, डिजिटल जो कैश है, डिजिटल करेंसी का जो यूज हुआ है, वो पिछले 2-3 सालों में ज्यादा हुआ है। पहले लोग इससे डरते थे, गूगल पे से, फोन पे से, राइट, कहीं हमारे अकाउंट से पैसे कट जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि कीपिंग द कैश इज नॉट अ गुड थिंग, इंस्टेड वी शुड यूज द डिजिटल करेंसी लाइक पेटीएम एंड वॉलेट्स, राइट। तो पहला हमारा क्या फीचर है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव किया गया। अब कैसे इफेक्टिव हुआ, अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं जाता, लेकिन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करते हो तो बैंक आरबीआई से कनेक्ट है, और आरबीआई सरकार का बैंक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रेस हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर गुड्स खरीदा, कंप्यूटर खरीदे 50,000 रुपए के, और मैंने पेमेंट कैसे करी, बैंक से या चेक से, तो बैंक में रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मैंने वही अगर कैश दिए तो मैं आपको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, ना आप मुझसे पूछ पाओगे मैंने कब किसको कितने रुपए दिए। क्लियर है। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोगों ने टैक्स के कंप्लायंसेस में उसमें उनका नाम आया, अब लोगों को टैक्स ट्रेसमेंट करना पड़ेगा, अब उनकी ट्रांजैक्शन अकाउंट में आ गई। दूसरा फीचर आया दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस। अगर टैक्स ज्यादा आप कैश में ट्रांजेक्शन करोगे तो आप बोलोगे मैं तो ज्यादा कमाता ही नहीं हूं। जैसे मान लीजिए सारे बच्चे मुझे फीस कैश में दें, तो गवर्नमेंट को मैं बोल सकता हूं मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता, मेरी फीस बिल्कुल भी नहीं है, मैं ज्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं करता, लेकिन वही फीस मेरे अकाउंट में आए तो गवर्नमेंट कहेगी आपके अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं। यानी लोगों की ट्रांजैक्शन बैंक में आने से क्या हो गया, वो टैक्स के दायरे में आ गए। अब उनको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा क्योंकि उनकी इनकम बिलो लिमिट है, सॉरी मतलब बियॉन्ड द लिमिट है। 250 हमारी मिनिमम स्लैब रेट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है। थर्ड देखिए, डिमोनेटाइजेशन आल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसे अब लोग डर के मारे नहीं रखेंगे, कहां, अलमीरा में, कैश में, या किसी को देंगे नहीं। अब लोग कहां रखेंगे, बैंकिंग चैनल, क्योंकि उनको डर है कभी दोबारा नोटबंदी हो गई या करेंसी डाउन वो हो गई इलीगल, तो हमें प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखिए, डिमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि कैश का सर्कुलेशन ना हो, डिजिटल कैश का ज्यादा हो, यानी मनी किसी के हाथ में ना हो, मनी सर्कुलेट होती रहे, और उसका मोड क्या हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो इस सब चीजों की वजह से डिमोनेटाइजेशन को लाया गया। दैट वाज द फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो ओवरऑल जो फीचर्स आए कैसे आए, टैक्स को इंप्रूव करने के लिए और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इससे फर्क क्या पड़ा। तो जो फीचर्स पढ़े हमने वही उसके इंपैक्ट में पॉइंट आएंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, मनी एंड इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या हुआ, अब ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अंदर मैं सब पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला सब पॉइंट है डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन। डिमोनेटाइजेशन हुआ, कौन सी ट्रांजेक्शन बढ़ गई, डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक के थ्रू पेमेंट होने लग गई, तो कैश ट्रांजेक्शन क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई, डाउन हो गई। दूसरा, बैंक डिपॉजिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सब लोगों ने पैसे कहां जमा कराने शुरू कर दिए, बैंक में। अब देखो जब बैंक में लोग जमा कराएंगे तो लोगों की हैबिट क्या हो गई, सेविंग इनटू दी बैंक। अब ध्यान समझिएगा, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो गया। क्यों, देखो जब आप बैंक में पैसे नहीं डालते तो बैंक आपको बोलता है बैंक में पैसे रखो, और आपको बहुत सारे लुभावने ऑफर देता है, ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, है ना, हर बैंक कहता है मैं 8% दूंगा, कोई कहता है 9% दूंगा, कोई कहता है 9.5% दूंगा। लेकिन जब लोगों की भीड़ आ गई, तो आपने पढ़ा है डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो जब सब डिमांड ज्यादा हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकों ने क्या बोला कि अब हम इंटरेस्ट रेट कम देंगे। तो इससे ये इंपैक्ट पड़ा कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अब से कम हो गया। दूसरा, टैक्स कलेक्शन, बताओ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज।
सरकार को पहले इनकम टैक्स कम पे होता था, अब लोगों को इनकम टैक्स पे करने की हैबिट हो गई क्योंकि उनकी अमाउंट को, उनके ट्रांजेक्शन को बैंक से ट्रेस कर लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, डिजिटलाइजेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई ज्यादा लोग करने लग गए। अब तो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए भी लोग क्या करते हैं, कैश की जगह क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। आज जितने भी हमारे लोकल वेंडर्स है वो भी आज फोन पे एक्सेप्ट करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, वो लोग कैश के अलावा किसी भी मोड से लेने से डरते थे। नेक्स्ट दोस्तों, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ। अब क्या हुआ, वेल्थ में क्या होगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन। अच्छा, रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर होता है जहां पे ना कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है। क्यों, रियल एस्टेट में 50 लाख की ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कहीं लैंड खरीदी आपने, फ्लैट खरीदा आपने, तो लोग जो डीलर होते हैं वो कहते हैं कि हमें कैश में दो, या मैक्सिमम कैश में दो और बाकी कहां से दो, बैंकिंग चैनल के थ्रू दो। तो डिमोनेटाइजेशन के आने से लोगों को डर तो हुआ, तो इससे क्या हुआ, रियल सेक्टर प्रभावित हुआ। कौन प्रभावित हुआ, रियल सेक्टर। क्यों, कस्टमर ने कैश में देने से बंद कर दिया, कैश में देने से बंद कर दिया तो रियल सेक्टर प्राइस डाउन हो गए, मतलब इंक्रीज हो गए, तो लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना कम कर दिया। ठीक है, ये हमारा था क्या, इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब क्योंकि हमारा एलपीजी कट गया है तो एक टॉपिक हुआ करता था, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ 1991। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट होता है फिनिश। बहुत ही छोटा टॉपिक था। सेकेंडली मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार चैप्टर सीरीज पूरे होने दीजिए, उसके बाद मैं एमसीक्यू की सीरीज अलग और केस स्टडी की सीरीज अलग से बना दूंगा। तो बस आप साथ साथ पढ़ते रहिए, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसको साथ साथ डिटेल से देखते जाइए, और केस स्टडी एमसीक्यू अपने आप अभी हो सके तो करिए, अदरवाइज आई विल रिलीज द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक ऑल्सो। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर चैप्टर नंबर 3। मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, सी यू, थैंक